नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कबेल अकेडमी पर। देखिए, हमारा बात चल रहा था पूर्वालोकन के हिस्ट्री के सीरीज में मौर्य साम्राज्य के बारे में, जिसमें अब तक हमने चर्चा कर ली थी 53 प्रश्नों के बारे में। अब इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे हम प्रश्न संख्या 54 से। और शुरुआत करने से पहले जो मित्र नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा देंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है। ऑप्शन है ए चक्रवर्ती, बी धर्मदेव, सी धर्मकीर्ति या डी प्रियदर्शी। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रियदर्शी या प्रियदर्शी के नाम से अशोक का उसके शिलालेखों में चर्चा हुआ है, जिसका अर्थ होता था अलिक सुंदर। वहीं पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन भी कहा गया है। ठीक है, अशोकवर्धन अशोक को कहा गया उसके शिलालेखों में नहीं, पुराणों में उसको कहा गया है अशोकवर्धन। ठीक, चलिए इसके द्वारा जो है देव नाम प्रियदर्शी का भी प्रयोग किया जाता था। देवानाम प्रियम, देवानाम प्रियदर्शी या देवताओं का प्रिय, देखने में सुंदर जिसका अर्थ होता है। वहीं देवानाम प्रियदर्शी भी इसके द्वारा प्रयोग किया जाता था अपने अभिलेखों में। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे। अब तो मेरे ख्याल से प्रश्नों ऑप्शन की भी जरूरत नहीं, सीधा आंसर आप कर सकते हैं ऑप्शन नंबर बी को, प्रियदर्शी। वहीं अशोक के अलावा और कौन अन्य राजा था जो अपने आप को प्रियदर्शी लिखा करता था या देवानाम प्रिय लिखता था? वह था अशोक का पौत्र दशरथ। यह भी स्वयं को देवानाम प्रिय लिखता था। यह अशोक का ही पौत्र था और अशोक की तरह यह भी बुद्ध था। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से 2 लेक्चर बन गए हैं। अब कोशिश कर रही होगी कि तीसरा लेक्चर ना आ जाए इस पर, है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी या देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है। सीधा आंसर चलते हैं ऑप्शन नंबर बी, अशोक का जो है नाम अभिलेखों में प्रियदर्शी या देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है। ठीक है, या एवं कुछ भी आप कह सकते हैं। अगला बताइए कि पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्य में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। प्रस्तर यानी जो उसके पत्थर के स्तंभ थे। ठीक, अब बताइए। पहला है ए, इन पर बहुत बढ़िया पॉलिश है, बी ये अखंड हैं, सी स्तंभों का सॉफ्ट सुंडाकार है, या फिर डी ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ये स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है। ठीक है, ये जो है बढ़िया पॉलिशदार हैं, ये अखंड है, और ये अखंड का मतलब यह सिर्फ एक पत्थर के बनाए गए हैं, और स्तंभों का सॉफ्ट जो है वह सुंडाकार है। ठीक, यह सुंडाकार बना हुआ है। आगे देखिए, ये स्थापत्य संरचना के क्यों भाग नहीं? क्योंकि यह स्वतंत्र रूप से निर्मित किए गए हैं। ठीक, अशोक अपने संदेशों को देने के लिए, जनता के बीच अपने आप को प्रचारित करने के लिए, अपनी बातों को कहने के लिए स्वतंत्र, जैसे आप लाइट के खंभे देखते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से प्रस्तर स्तंभों को लगवा देता था और उस पर अपना संदेश उल्लेखित करवा देता था। ठीक है, समझ गए आप। चलिए चलते हैं अब आगे। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है। ऑप्शन है ए कालसी, बी रुम्नदेयी, सी विशिष्ट कलिंग राजा देश, या डी मास्की। व्यक्तिगत नाम यानी अशोक का नाम अशोक के रूप में ही कहाँ किस अभिलेख में उल्लिखित किया गया। ज़्यादातर इसके अभिलेखों में इसको प्रियदर्शी या देवानाम प्रिय के नाम से लिखा जाता था। तो बताइए कहाँ पर अशोक के नाम से इसको लिखा गया। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अशोक के मास्की, गुर्जरा और साथ ही साथ नेत्तूर और उडेगोलम के लेखों में इसको अशोक के नाम से कहा गया। यहाँ देखिए नीचे एक्सप्लेनेशन में आपको सही से समझ में और आ जाएगा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उडेगोलम के लेखों में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख भी मिलता है। कहाँ कहाँ? मास्की, गुर्जरा, नेत्रुम और उडेगोलम। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प या रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ साथ राण्यो अशोक या राजा अशोक उल्लिखित है। ऑप्शन है ए कंगनहल्ली, बी सांची। इसके बारे में बात हो चुकी है। चलिए यही 2 ऑप्शन से आप बताइए। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताता हूँ। उभारदार मूर्ति शिल्प का क्या मतलब है? जैसे आप मंदिरों वगैरह कहीं पर जाते हैं या आप देखते होंगे कि जो मूर्तियाँ रहती है टेराकोटा वगैरह की, जैसे वह किसी स्तंभ पर उकेरी जाती हैं। ठीक, उभारदार आकृति में उकेर दी गई। ठीक, एक सीधा सीधा पत्थर है, उस पर जो है छेनी हथौड़ी लेकर के एक आकृति को बना दिया गया। ठीक उसी प्रकार, उसी को क्या बोलते हैं? रिलीफ स्कल्पचर या उभारदार मूर्ति शिल्प बोलते हैं। अब बताइए अशोक का इस रूप में किस उसके अभिलेख में कहाँ उल्लिखित किया गया है? किस शिलालेख में अशोक के इस रूप को बनाया गया है?
चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए कंगनहल्ली। कंगनहल्ली है कहाँ? तो कंगनहल्ली भैया है कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में। यहाँ देखिए कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में भीमा नदी के किनारे स्थित है कंगनहल्ली, जिस ठीक इस कंगनहल्ली बौद्ध स्तूप है। और यहाँ पर अशोक को उसकी रानी के साथ प्रस्तर चित्र के रूप में उत्कीर्ण किया गया है। अशोक का रानी के साथ, ठीक अशोक और रानी दोनों का है यहाँ पर प्रस्तर रूप में चित्र बनाया गया है। ठीक है, मूर्ति शिल्प बनाई गई जिसके नीचे राण्यो अशोक या राजा अशोक लिखा हुआ है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक लेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? ऑप्शन है ए भाब्रू अभिलेख, बी 13वां शिलालेख, सी रुम्नेदेयी स्तंभ लेख या फिर डी मास्की का लघु शिलालेख। चलिए बात हो चुकी है। मास्की, गुर्जरा, उडेगोलम और नेत्तूर के लेखों में अशोक के व्यक्तिगत नामों का प्रयोग किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला बताइए कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नामोल्लेख हुआ है? ऑप्शन है आपके पास ए गुर्जरा में, बी अहरौरा में, सी ब्राह्मगिरी में या डी सारनाथ में। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुर्जरा, मास्की, नेत्तूर और उडेगोलम में व्यक्तिगत नामों का प्रयोग हुआ है अशोक के। ठीक, अगला बताइए अशोक का रुम्नदेयी स्तंभ किस चीज़ से संबंधित है, यह बताना है आपको। ऑप्शन है ए बुद्ध के जन्म से, बी बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, सी बुद्ध के प्रथम उपदेश से या डी बुद्ध के शरीर त्याग से। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बुद्ध के जन्म से अशोक का रुम्नदेयी अभिलेख संबंधित है। ठीक है, उसके जो है यात्रा वृत्तांतों से हमें पता चलता है कि अशोक जो है यहाँ पर अपनी राज्यारोहण के 20वें वर्ष गया था और यहाँ पर जाने के बाद उसने जो है लुम्बिनी गांव को भोग कर से मुक्त कर दिया गया था। भोग एक प्रकार का टैक्स होता था उस समय का, अभी आगे इसके बारे में बात होगी। भोग कर से मुक्त कर दिया था और साथ ही साथ भू राजस्व जो 1/6 था, भू राजस्व को जो है 1/6 हुआ करता था उस समय टैक्स, उसको घटा करके 1/8 कर दिया गया था। ठीक है, भू राजस्व घटा करके 1/6 से 1/8 कर दिया गया था और भोग कर को पूरी तरीके से समाप्त कर लिया गया था। इन जनरल वे में समझिए तो भोग कर जो है वह राजा को दिया जाता था उपज के बदले में। ठीक है, राज्य की भूमि के उपज के बदले में। आगे इसके बारे में बात होगी। आगे देखिए गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है, यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में, बी मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, सी राजस्थान के जयपुर जिले में या डी बिहार के चंपारण जिले में। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश के दतिया जिले में गुर्जरा लघु शिलालेख है जिसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का प्रयोग किया गया। वहीं मास्की के लघु शिलालेख में भी अशोक के व्यक्तिगत नाम का प्रयोग किया गया है और साथ ही साथ नेत्तूर और उडेगोलम के लेखों में भी अशोक के व्यक्तिगत नाम का ही उल्लेख किया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसमें पूछा जा रहा है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया है। ऑप्शन है ए मास्की का लघु स्तंभ, बी रुम्नदेयी स्तंभ, सी क्वीन स्तंभ या डी भाब्रू स्तंभ। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, भाब्रू या बैराट का जो स्तंभ लेख है इसमें जो है अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, आगे देखिए इसी अभिलेख द्वारा यह भी प्रमाणित होता है कि अशोक जो है वह बौद्ध धर्मावलंबी है। यहाँ देखिए और यही अभिलेख अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी होने को भी प्रमाणित करता है, साथ ही साथ यह भी बताता है कि अशोक मगध का सम्राट है। नेक्स्ट बताइए कि कालसी प्रसिद्ध है। ऑप्शन है ए बौद्ध चैत्य हेतु, बी फारसी सिक्कों के कारण, सी अशोक के शिलालेख के कारण या डी गुप्तकालीन मंदिरों हेतु। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी अशोक का शिलालेख जो है एक वह कालसी में भी है। कालसी कहाँ पर है? तो कालसी यूके यानी कि उत्तराखंड के देहरादून में है। ठीक, उत्तराखंड के देहरादून में कालसी है जहाँ पर अशोक का एक शिलालेख हमें मिलता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ से मिली थी। ऑप्शन है ए नैनीताल, बी पौड़ी, सी टिहरी, डी गढ़वाल। चलिए डी कालसी। चलिए सही आंसर हम सबको पता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कालसी। आगे देखते हैं। आगे है कि कलिंग युद्ध विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक ने किस शिलालेख में किया है। ऑप्शन है आपके पास ए पहला शिलालेख, बी शिलालेख नंबर 2, सी शिलालेख नंबर 12 या डी शिलालेख नंबर 13। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी शिलालेख नंबर 13। ठीक, अशोक के शासनकाल के कौन से वर्ष में? अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद, यानी कि अशोक के राज्यारोहण के, ठीक, अशोक के राज्यारोहण के 8 वर्ष बाद। अशोक का राज्यारोहण 269 ईसा पूर्व में हुआ था। 8 वर्ष घटा दीजिए तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध होता है और इसी युद्ध में जो है भारी जनहानि होती है, जिस कारण अशोक को काफ़ी पीड़ा या दुख हुआ था और पश्चाताप भी हुआ था और इसने जो है इस बात को अपने शिलालेख संख्या 13 पर बताया भी है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे।
तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। ऑप्शन है आपके पास ए 13वें शिलालेख द्वारा, बी रुम्नदेई स्तंभलेख द्वारा, सी ह्यूएनसांग के विवरण द्वारा, या डी प्रथम लघु शिलालेख द्वारा। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 13वें शिलालेख के द्वारा जो है हमें ज्ञात होता है कलिंग युद्ध के बारे में। चलिए अशोक ने कायदे से एक ही युद्ध लड़ा था, वह था कलिंग का, बाकी सब चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था साम्राज्य और अशोक उस पर शासन करता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख था। ऑप्शन है आपके पास शिलालेख संख्या 10, 11, 12, 13, शिलालेख संख्या 13, बी शिलालेख संख्या 12, सी स्तंभलेख 7, या फिर डी भाब्रू लघु शिलालेख। ठीक है, जब ना पता हो ना तो एक्स जो है 10 होता है, बाकी 1, 2, 3, वी जो है वह 5 होता है, इसीलिए मैंने ऐसा किया था। ठीक है, चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, शिलालेख संख्या 12 में अशोक के पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई थी। ठीक है, पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता का क्या मतलब होता है, मतलब सभी धर्मों के प्रति समान भावना या सभी धर्मों के लिए जो है समरूपता की बात की गई थी शिलालेख संख्या 12 में। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि देखिए इसमें ना अशोक का जो दीर्घ शिलालेख संख्या 12 था, इसमें सभी संप्रदायों के सार वृद्धि मतलब सबकी वृद्धि की कामना की गई थी तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय भी बताए गए थे कि कैसे कैसे उपाय किए जा सकते हैं। आगे बताइए कि अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित हैं। ऑप्शन ए है पहला और 10वां, बी पहला और 11वां, सी दूसरा और 13वां, या फिर डी दूसरा और 15वां। चलिए सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। दूसरे और 13वें शिलालेख में अशोक ने बताया था अपने पड़ोसी राज्यों के बारे में, जो कि थे चोल, पांड, सतयुत, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी बोलते बोलते थोड़ा सा हो जाता है, ताम्रपर्णी श्रीलंका। ठीक है, यहाँ देखिए दूसरे और 13वें शिलालेख से हमें अशोक के पड़ोसी राज्यों या संगम राज्यों के बारे में पता चलता है, चोल, पांड, सतयुपुत्र और केरलपुत्र। वहीं इसके साथ साथ हमें एक अन्य राज्य ताम्रपर्णी के बारे में पता चलता है, जो कि वर्तमान में श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। आगे बताइए कि निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है। ऑप्शन है ए चोल, बी पांड, सी सतीपुत्र, या फिर डी सातवाहन। अभी देखा गया हमारे द्वारा कि चोल, पांड, सतीपुत्र और केरलपुत्र की बात की गई, सातवाहन की नहीं। चलिए नेक्स्ट बताइए। यहाँ पूछा जा रहा है कि टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था। ऑप्शन है आपके पास ए साइरोन, बी मिस्र, सी मकदूनिया, या डी सीरिया। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी टालमी फिलाडेल्फस सेकंड था यह मिस्र का शासक था। आइए थोड़ा सा अशोक के काल के अन्य राजाओं के बारे में जानते हैं, इससे हमें थोड़ी आसानी होगी और थोड़ी मुश्किल से आपको यह याद होंगे, यह भी तय बात है। चलिए देखिए, तो अशोक के 13वें शिलालेख में यह बात की गई थी कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है। ठीक है, 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण अशोक के संबंध है, इसके बारे में कहाँ बताया गया, अशोक के 13वें शिलालेख में। हाँ, यह वही 13वां शिलालेख है जिसमें अशोक के पड़ोसी राज्यों के बारे में बताया गया था और साथ ही साथ कलिंग युद्ध के बारे में भी बताया गया था। ठीक है, तो कहीं कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अब देखिए तो कौन कौन से राज्य थे, तो देखते हैं। अंतियोक था, या फिर इसे अंतियोक एक को बोला गया, जो कि था एंटियोकस द्वितीय या थियोस। यह कहाँ का शासक था, अंतियोक या एंटियोकस द्वितीय, यह सीरिया का शासक था। ठीक, अंतियोक या एंटियोकस सेकंड यह सीरिया का शासक था। फिर दूसरे नंबर पर आता है तुर्मय या तुर्माय। ठीक, इसे किसे बोलते थे, तुर्मय या तुर्माय बोलते थे टालमी सेकंड को या फिलाडेल्फस को। ठीक, टालमी सेकंड फिलाडेल्फस को जो है तुर्मय या तुर्माय बोलते थे। यह मिस्र का राजा था। अंतकनी जो है एंटीगोनस गोनातोनस को बोलते थे, अंतकिनी एंटीगोनस गोनातोनस को बोलते थे। यह मेसिडोनिया या मकदूनिया का राजा था। वहीं मग जो है साइरिन का शासक था और अलिक सुंदर या एलेक्जेंडर एपायरिस जो है वह एपीरस का शासक था। ठीक, अलिक सुंदर या एलेक्जेंडर एपायरिस वह एपीरस का शासक था। अब बताइए कि अशोक का समकालीन तुर्मय शासक कहाँ का था। ऑप्शन है आपके पास मिस्र ए में, बी कोरिथ और सी है मेसिडोनिया और डी है सीरिया। चलिए अभी बात हुई है तुर्मय या तुर्माय या फिर टालमी फिलाडेल्फस सेकंड जो है यह मिस्र का शासक था। ठीक है, कहाँ का शासक था, मिस्र का। बाकी अन्य के बारे में फिर से देख लीजिए। तो एंटियोकस द्वितीय थियोस यह सीरिया का शासक था, जिसे अंतियोक के नाम से कहा गया। ठीक है, अंतियोक किसे कहा गया, एंटियोकस द्वितीय थियोस को, यह सीरिया का शासक था। तुर्मय या तुर्माय टालमी फिलाडेल्फस द्वितीय को कहा गया, यह मिस्र का राजा था। अंतकिनी एंटीगोनस गोनातोनस को कहा गया, यह मेसिडोनिया या मकदूनिया का राजा था। मग जो है वह साइरिन का शासक था। अलिक सुंदर
एलेक्जेंडर को कहा गया यह एपाइरस या एपीरस का राजा था। ठीक है, चलिए अब मेरे ख्याल से नहीं भूलना चाहिए। आगे बताइए अगले प्रश्न को। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने सुदूर देशों जैसे कि सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। ऑप्शन है ए चोल, बी गुप्त, सी मौर्य या डी पल्लव। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मौर्य। ठीक, आपको बताया गया इन सभी के बारे में यहाँ ऊपर, तो अब मेरे ख्याल से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। नेक्स्ट बताइए, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बल पर रोक लगाई गई और ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। ऑप्शन है ए शिलालेख संख्या 1, बी स्तंभलेख 5, सी शिलालेख 9 या फिर डी शिला अभिलेख 11। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5। ठीक, स्तंभ अभिलेख 5 में जो है पशु बलि पर रोक लगाई गई थी और ऐसा लगता है कि इसके माध्यम से पशुओं के वध पर पाबंदी लगा दी गई थी। शिलालेख संख्या 5 से हमको यह ज्ञात होता है। वहीं अगर कुछ छोटी छोटी बातें अगर हमारे द्वारा की जाएँ तो जैसे कि इसके शिलालेख संख्या 1 पर लिखा हुआ था, शिला अभिलेख 1 पर लिखा हुआ था कि यहाँ कोई जीव मारकर बलि न दिया जाए, न कोई उत्सव किया जाए। ठीक, पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़े जीव मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने तक, यानी कि पहले शिलालेख तक के लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं, जिनमें 2 मोर और 1 मृग है, और इनमें से भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता। ठीक है, और भविष्य में ये तीनों भी नहीं मारे जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से इस स्टेटमेंट को आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि कभी कभी प्रश्नों में आ जाता है कि मोर मारे जाते थे कि नहीं, या मृग मारे जाते थे कि नहीं, या इनके मारे जाने पर कहाँ पर बताया गया था कि मारे जाते थे, या ये बताया गया था कि कहाँ बताया गया था कि भविष्य में इनको अब नहीं मारा जाएगा। तो यह सब चीज़ें, यह सारे प्रश्नों का जवाब आपका सिर्फ एक है, शिलालेख अभिलेख 1। ठीक, वहीं 5वां आंसर आपको क्यों बताया गया, तो देखिए अशोक ने अपने 26वें वर्ष में 5वां शिला अभिलेख खुदवाया था और इसमें बताया था कि अब ये सारे पक्षी अब नहीं मारे जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ घोड़ों को दागा नहीं जाएगा, घोड़ों बैलों को दागा नहीं जाएगा और अन्य चीज़ों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से स्तंभ अभिलेख 5 में इस प्रकार का प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब आगे देखिए अगले प्रश्न को। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल के उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्रथम शाही आदेश है। ऑप्शन है ए सोहगौरा ताम्रपत्र, बी अशोक का रुमंदेई स्तंभ अभिलेख, या फिर सी प्रयाग प्रशस्ति या चंद्र का मेहरौली स्तंभ। ठीक है, बताइए कौन सा खाद्यान्नों के संकट काल के प्रबंधन के संबंध में था अभिलेख। सोहगौरा, ठीक है, यहाँ 2 देख लीजिए, प्रयाग प्रशस्ति और चंद्र का मेहरौली स्तंभ लेख, और 2 यहाँ देख लीजिए सोहगौरा और अशोक का रुमंदेई अभिलेख। थोड़ा ऊपर नीचे जब होता है तो दिक्कत होती है। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। सोहगौरा के ताम्रपत्र अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि यह कहाँ पर है। पहली चीज़ तो सोहगौरा है आपका गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो यूपी पीसीएस वाले थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आगे देखिए, इसी अभिलेख में जो है अकाल में खाद्यान्नों की सुरक्षा के बारे में प्रबंध करने की बात की गई थी। ठीक है, और साथ ही साथ ऐसे एक अन्य अभिलेख भी मिले हैं सोहगौरा के समान खाद्यान्नों यानी संकट काल या अकाल के समय की व्यवस्था के लिए सोहगौरा के साथ साथ एक अन्य अभिलेख मिला है, जो कि कहाँ से मिला है, बोगरा वर्तमान में कहाँ है, तो वर्तमान में बोगरा बांग्लादेश में है। इसमें भी यह बताया गया है कि अकाल के समय खाद्यान्नों का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाना चाहिए। ठीक है, राहत कार्यों को किस प्रकार से संचालित किया जाना चाहिए और उस समय अकाल पड़ते थे, इसकी पुष्टि हमारा जैन ग्रंथों से होती है कि नहीं। चलिए आगे बताइए। कथन और कारण के रूप में यह प्रश्न दिया हुआ है, आपको बताना है। कथन ए में है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था और कारण आ रहा है कि कलिंग दक्षिण भारत को ले जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। नीचे कूट ऊपर पढ़ते हुए कथन कारण को आपको नीचे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को देना है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सही परंतु आर गलत है और डी ए गलत परंतु आर सही है। चलिए एक छोटा सा मैप बनाते हैं, यहाँ कलिंग बनाते हैं और बाकी पूरा अशोक का साम्राज्य बना देते हैं। अब बताइए, एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है बस इस मैप को। ठीक है, तब देखिए पहला चीज़ तो आंसर ऑप्शन ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण। देखिए सब तरफ इसका राज्य है, लेकिन अगर इसे पश्चिम जाना है तो इसे कलिंग होकर के ही जाना होगा। कलिंग एक स्वतंत्र राज्य था, तो जाहिर सी बात है स्वतंत्र राज्य था तो कुछ न कुछ अड़चने या अवरोध उसके द्वारा उत्पन्न किया जाता होगा। यही एकमात्र कारण था कि
इसके द्वारा कलिंग विजय किया गया ताकि पश्चिमी भारत पर भी सीधा नियंत्रण स्थापित हो सके मौर्य साम्राज्य का, न कि समस्याएं बनी रहें हमेशा के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न भी कथन कारण के स्वरूप में दिया हुआ है। कथन में पढ़ता हूँ, कारण में पढ़ता हूँ, आंसर आप पढ़िए। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था और कारण आर बताया जा रहा है कि भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। आपको बताना है कूट का प्रयोग करके सही ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन ए है ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन सी है ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और ऑप्शन सी है ए सही परंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी है ए गलत परंतु आर सही है। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ए सही परंतु आर गलत है। जब भू अनुदान हुआ ही नहीं तो आंदोलन तो छोड़ ही दीजिए भू अनुदान को लेकर के। देखिए मौर्यकालीन शासकों द्वारा जो है धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया गया था। धार्मिक आधार पर भू अनुदानों का प्रमाण हमको सबसे पहले कहाँ मिलता है, सबसे पहले हमको मिलता है सातवाहन के काल में, या सातवाहन राजाओं द्वारा जो है सबसे पहले धार्मिक आधार पर भूमि को अनुदान के स्वरूप में दिया गया था। ठीक है, एक एक चीज़ एक एक फैक्ट आपके दिमाग में बस जाना चाहिए। आगे बताइए कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। ऑप्शन है ए अशोक, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त मौर्य या डी हेमू। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। आइए बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। इसने क्या लिखा था, मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा था। इंडिका में जो इसने भारत में देखा था मौर्य काल में उसके बारे में लिखा था। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं मेगास्थनीज के बारे में। देखिए मेगास्थनीज जो है या सेल्यूकस निकेटर द्वारा, किसके द्वारा, सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। ठीक है, मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था जिसे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इसके पहले मेगास्थनीज क्या बेरोजगार था? नहीं भैया, बेरोजगार नहीं था। इसके पहले वह अराकोसिया के क्षत्रप राजा के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। ठीक, अराकोसिया के क्षत्रप राजा के दरबार में सेल्यूकस का ही राजदूत रह चुका था। वहीं मेगास्थनीज द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। जो कुछ भी उसने हमारे देश में देखा उसको अपनी एक पुस्तक में लिखा गया जिसका नाम था इंडिका। आगे बताइए किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। ऑप्शन है ए अशोक, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त मौर्य या डी कुमारगुप्त। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की बात मेगास्थनीज के बाद कौन आया था? डाइमेकस आया था। ठीक है, किसके शासनकाल में आया था आप बताइए, पहले लेक्चर में बात की गई है इसके बारे में। नेक्स्ट बताइए, स्थान की बात हो रही तो उसे भी सीरिया का राजा ही भेजेगा, है कि नहीं। आगे बताइए, मेगास्थनीज ने, सीरिया कह रहा हूँ, सेल्यूकस निकेटर ही भेजेगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था। ऑप्शन है ए 4, बी 5, सी 6 या डी 7। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 7। मेगास्थनीज ने भारतीय राज्य को जो है 7 राज्यों में विभाजित किया था, 7 श्रेणियों में विभाजित किया था भारतीय समाज को। और ये 7 श्रेणियाँ थी, नीचे देखिए यहाँ पर, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। ठीक, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री, यह 7 श्रेणियाँ थी जिसको मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज में विभाजित किया गया था, इन 7 श्रेणियों को। ठीक है, भारतीय समाज को मेगास्थनीज द्वारा जो है इन 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। मेगास्थनीज जो है यह भी कहता है कि भारत में उस समय दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। साथ ही इसका यह भी कह सकते हैं हम कि मेगास्थनीज द्वारा जो है भारत में दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया गया था। ठीक है, अगला बताइए कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी। ऑप्शन है ए अर्थशास्त्र, बी मुद्रा राक्षस, सी मेगास्थनीज की इंडिका या डी वायु पुराण। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज की इंडिका में। यहाँ आपको बताया गया है कि नहीं, 7 समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। और सप्तांग का सिद्धांत कहाँ पर दिया है? अच्छा बताइए, राज्य के, पिछला लेक्चर देखिए अगर छूटा हुआ आपका, राज्य के सप्तांग का सिद्धांत अर्थशास्त्र में दिया है कौटिल्य के। ठीक है, आगे देखिए, तो यहाँ बता दिया गया ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पे उल्लिखित है। ऑप्शन है ए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, बी अशोक के शिलालेख में, सी पुराणों में या डी मेगास्थनीज की इंडिका में। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मेगास्थनीज की इंडिका। अशोक के अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंग बताए गए हैं, समाज के नहीं। ठीक, राज्य के अनिवार्य 7 अंग बताए गए हैं, समाज के 7 अंग उस समय कहाँ बताए गए? मेगास्थनीज की इंडिका में। आइए बताइए अगला प्रश्न।
तो यहाँ पूछा जा रहा है कि मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था। ऑप्शन है ए मृत्युदंड, बी सामानों की कुर्की, सी कारावास, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मृत्युदंड। ठीक है, उस समय जहर वगैरह के माध्यम से जो है परीक्षा भी ली जाती थी। भैया जहर पी लो, बता दो सही, अगर जिंदा रहे तो तुम सही, मर गए तो काम खत्म। चलिए देखिए, मेगास्थनीज ने वह बताता है कि उस समय जो है पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन करने के लिए, मतलब पाटलिपुत्र नगर निगम मान लीजिए, देखिए सिंपल वे में चीज़ों को समझना शुरू कीजिए। ठीक है, पाटलिपुत्र नगर प्रशासन को आप पाटलिपुत्र का नगर निगम मान लीजिए, सिंपल वे में नगर निगम मान लीजिए। तो वह कहता है कि नगर निगम उस समय 30 सदस्यीय था। इस 30 सदस्यीय नगर निगम को जो है 5-5 सदस्यों में डिवाइड किया गया था। 5-5 सदस्यों की 6 समितियां बन गई थी। 5 × 6 = 30। ठीक, 5 × 6 = 30। 5 सदस्य थे, 6 समितियां थी। ठीक, इन सभी समितियों के अलग अलग कार्य थे। ठीक है, और इन सभी 6 समितियों के प्रत्येक में 5-5 सदस्य हुआ करते थे। फिर 5 × 6 = 30 सदस्य हो गए। ठीक है, 30 सदस्यों की एक समिति थी, 30 सदस्यों का एक नगर प्रशासन था या नगर निगम था, जिसको जो है 6 समितियों के माध्यम से कार्य करता था, जिसके सदस्यों की संख्या 5 थी। इसमें से जो 6वीं समिति थी उसका कार्य था बिक्री कर को वसूलना, और जो लोग बिक्री कर को नहीं देते थे उनको मृत्युदंड भी दे दिया जाता था। और बिक्री कर होता कितना था, यानी कि सेल टैक्स कितना होता था, सेल टैक्स होता था मूल्य का 10वां भाग। ठीक है, जैसे कोई चीज़ 100 रुपये की है तो उसका 10 रुपया आपको टैक्स देना होगा, 10%। आगे बताइए, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ऑप्शन है ए दिव्यावदान, बी अर्थशास्त्र, सी इंडिका, या फिर डी अशोक का शिलालेख। अब तो भाई बताने की ज़रूरत नहीं है ना, सी इंडिका, बहुत डिटेल में आप लोग पढ़ रहे हैं भाई। इससे अच्छा तो मैं पूरी बुक ही पढ़ा देता, प्रश्नोत्तर रखता ही नहीं चर्चा के लिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बताइए निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। ऑप्शन आपके सामने है, सामने ऑप्शन बी है सही, मेगास्थनीज की इंडिका। चलिए चलते हैं सीधा अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। ऑप्शन है ए अर्थशास्त्र, बी ऋग्वेद, सी पुराण, डी इंडिका। ऑप्शन डी सही है, इंडिका जो है मेगास्थनीज की पुस्तक थी। आगे बताइए, इंडिका का मूल लेखक कौन था। तो इंडिका का मूल लेखक मेगास्थनीज था। आगे बताइए, मेगास्थनीज किसके दरबार पे आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। इंडिका का लेखक कौन था। तो इंडिका का लेखक मेगास्थनीज था। आगे बताइए, इंडिका का लेखक कौन था। तो इंडिका का लेखक मेगास्थनीज था। आगे बताइए, वर्तमान नगर पालिका के प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है। ठीक, काल्य नहीं, नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है। ऑप्शन है ए नाप तोल के बांटों का निरीक्षण, बी वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करना, या सी जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, अथवा डी शिल्पकारों का संरक्षण। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अभी भी जन्म मृत्यु का पंजीकरण यह नगर पालिका का काम है, और पहले भी यह नगर पालिका का काम हुआ करता था। अगर एग्जैक्ट बात करें तो कौन सी समिति करती थी यह काम, तो जो तीसरी समिति थी। ठीक, 6 समितियाँ थी ना, 6 में से 6वीं तो करती थी आपका बिक्री कर वाला काम करती थी, और तीसरी समिति करती थी जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का हिसाब करती थी। ठीक है, और वर्तमान में भी यह कार्य नगर पालिका प्रशासन द्वारा ही किया जाता है। अन्य चीज़ों की बात करें तो जो मौर्य काल में नगर पालिका जो नगर का प्रमुख होता था उसको क्या बोला जाता था, उसको बोला जाता था नागरक या पूर्व मुख्य बोला जाता था। ठीक है, जो नगर प्रशासन का प्रमुख होता था उसको नागरक या पूर्व मुख्य बोला जाता था। ठीक है, नीचे आपको एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ मिल जाएगा, बुक खरीद लिया होगा आप लोगों ने, और रिवीजन भी आप लोग लगातार वीडियो और उसके माध्यम से कर रहे होंगे, मुझे यह उम्मीद है आप सबसे। आगे बताइए, मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। उन्होंने विकास किया था। ऑप्शन है ए संस्कृत कला एवं साहित्य का, बी सोने के सिक्कों का, सी प्रांतीय विभाजन का, या डी हिंदू पुस्तक साम्राज्य। ऑप्शन है आपके पास केवल ए, बी केवल बी, सी केवल ए बी सी, डी केवल ए सी डी। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ए सी डी। देखिए, सोने के सिक्के जो है यह इंडो ग्रीक शासकों द्वारा भारत में लाए गए थे। इंडो ग्रीक बोले तो हिंद यवन शासकों द्वारा भारत में प्रचलित करवाए गए थे सोने के सिक्के। यह जो है मौर्य नरेशों का कोई विशेष योगदान इसमें नहीं था। आगे बिल्कुल सही बात है, इनका प्रांतीय विभाजन था। 4 प्रांत थे। कौन कौन से 4 प्रांत थे। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंतीरठ और कलिंग।
ठीक है, यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है। और मौर्य साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था इसके बारे में भी बहुत बार बताया गया है। ठीक है, 4 प्रांत जान लीजिए कौन कौन से थे। उत्तरापथ, अवंती, रठ, कलिंग और दक्षिणा राज्य, और साथ ही साथ प्राच्य या पूर्वी प्रदेश। ठीक है, अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों का उल्लेख किया गया है। उत्तरापथ, अवंती, रठ, कलिंग, दक्षिणापथ राज्य और प्राच्य या पूर्वी प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। भाग एवं बलि थे। ऑप्शन है ए सैनिक विभाग, बी राजस्व के स्रोत, सी धार्मिक अनुष्ठान या डी प्रशासकीय विभाग। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राजस्व के स्रोत थे भाग एवं बलि। आइए थोड़ा थोड़ा भाग एवं बलियों के बारे में जानते हैं। बलियों के बारे में देखिए, भाग और बलि राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र में राजा भूमि का मालिक बताया गया था। वहीं देखिए, यहाँ देखिए, भूमि से उत्पन्न उत्पादन के 1 भाग का अधिकारी राजा होता था। ठीक है, इसी कर को भाग कहते थे। ठीक, राजा जिस भूमि का मालिक होता था उससे जो उत्पन्न होता था अनाज या उत्पादन जो होता था उसके 1 भाग या 1 हिस्से का मालिक, उसके 1 हिस्से का मालिक राजा होता था। इस हिस्से को भाग बोलते थे और इसी को भाग कर बोला जाता था। ठीक है, और बलि भी एक प्रकार का राजस्व का ही स्रोत था। आगे बताइए कि मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था। ऑप्शन है ए अग्रनोमाई, बी शुल्काध्यक्ष, सी सीता अध्यक्ष या डी अक्राध्यक्ष। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सीता अध्यक्ष। भूमि को उस समय सीता बोला जाता था। ठीक, भूमि को उस समय सीता बोला जाता था। जो राज्य की भूमि होती थी उस भूमि को नहीं, भूमि से प्राप्त होने वाली आय को सीता बोला जाता था। ठीक है, भूमि से प्राप्त होने वाली आय को सीता बोला जाता था और जो इसको वसूलता था उसको सीता अध्यक्ष बोला जाता था। ठीक है, और अन्य के बारे में बात करें तो अग्रोनोमोई क्या था? अग्रोनोमोई कौन था? तो अग्रोनोमोई जिले के अधिकारियों को कहा गया। शुल्काध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं व्यापार कर वसूलता था। और अकराध्यक्ष या अकाराध्यक्ष खानों पर नियंत्रण करता था। ठीक है, अकराध्यक्ष या अकाराध्यक्ष या खानों पर नियंत्रण करता था। शुल्काध्यक्ष व्यवसाय एवं व्यापारों पर कर लगाता था। अग्रोनोमोई जिले के अधिकारियों को कहा जाता था। वहीं सीता अध्यक्ष, सीता यानी भूमि से प्राप्त होने वाली आय को सीता कहते थे और इस सीता को वसूलने वाले को सीता अध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पूछा जा रहा है कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। ऑप्शन है ए एक देवी, बी एक धार्मिक संप्रदाय, सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय या डी ऊसर भूमि। चलिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। ठीक है, और इसको वसूलने वाले को सीता अध्यक्ष कहा जाता था। अग्रोनोमोई किसको बोलते थे? अग्रोनोमोई जो जिले के अधिकारी होते थे उन्हें बोलते थे। शुल्काध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यवसाय और व्यापार कर वसूलता था। वहीं अकराध्यक्ष या अकाराध्यक्ष खानों पर नियंत्रण करता था। यह सभी मौर्यकालीन अधिकारी थे। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। ऑप्शन है ए समाहर्ता, बी व्यावहारिका, सी अंतपाल या डी प्रदेष्टा। प्रदेष्टा नहीं, प्रदेष्टा। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए समाहर्ता। समाहर्ता जो है राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था मौर्य काल में। आइए थोड़ा सा इसके बारे में और आगे बात करते हैं एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। देखिए, मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्रित करने का कार्य समाहर्ता द्वारा किया जाता था। अंतपाल जो सीमा की रक्षा करता था उसको क्या बोलते थे? सीमा की रक्षा करने वाले को या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करने वाले को अंतपाल बोलते थे। मतलब सीमा के सबसे अंत में जो है वह अंतपाल हैं। ठीक, और साथ ही साथ प्रदेष्टा जो है यह कमिश्नरियों का प्रशासक हुआ करता था। ठीक है, प्रदेष्टा विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासक था। ठीक है, इन सब के बारे में आपको बताया गया है मेरे ख्याल से, है कि नहीं? बताइए, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौलमान का प्रभारी था। ऑप्शन है ए पौतवा अध्यक्ष, बी पन्या अध्यक्ष, सी सीता अध्यक्ष या डी सूना अध्यक्ष। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए पौतवा अध्यक्ष या तौलमान का प्रभारी होता था। पन्या अध्यक्ष क्या होता था? तो पन्या अध्यक्ष जो है आपका, बताइए, पन्या अध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अधिकारी था। पन्या अध्यक्ष यह वाणिज्य विभाग का अधिकारी था। नाप तौल का अधिकारी पौतवा अध्यक्ष था। और सीता अध्यक्ष भूमि से प्राप्त होने वाली आय का अधिकारी था। और सूना अध्यक्ष जो है बूचड़ खाने का अधिकारी को सूना अध्यक्ष या कसाई घर के अधिकारी को सूना अध्यक्ष बोला जाता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बताइए, यह प्रश्न पूछ रहा है कि पंकोदक सन्निरोधे। ठीक, पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिए जाने वाला जुर्माना था। ठीक, पंकोदक सन्निरोधे एक प्रकार का जुर्माना था। यहाँ पूछा जा रहा है कि यह किस उद्देश्य हेतु मौर्य प्रशासन द्वारा वसूला जाता था। ठीक है, ऑप्शन है ए पीने के पानी को गंदा करने पर, बी सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, सी कूड़ा फेंकने पर या डी मंदिर को गंदा करने पर।
चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। सड़क पर कीचड़ फैलाने पर जो कर लगता था या जो जुर्माना लगता था उसको बोलते थे पंकोदक संनिरोधे। ठीक है, सड़क पर जल या कीचड़ अगर कोई फैला देता था तो उसके ऊपर यह जुर्माना लगाया जाता था। जैसे आजकल आप मास्क लगा के नहीं निकलते तो चालान लगता है, कोरोना ना फैले। ठीक है, घरों में ही रहिए, पेपर देते वक्त भी सावधानी बरतिए। आप देख रहे होंगे कि बीईओ का एडमिट कार्ड आ चुका है। यहाँ बताइए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? ऑप्शन है ए वैशाली, बी नालंदा, सी तक्षशिला या डी उज्जैन। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। तक्षशिला जो है यह मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। नालंदा आप कंफ्यूज मत करिए, नालंदा जो है यह आया था गुप्त काल में। ठीक, गुप्त काल में। ठीक है, आइए थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानते हैं। यहाँ नीचे सबके बारे में दिया है तो हम भी पढ़ते हुए चलते हैं ना, क्या बुराई, जब इतना पढ़ रहे हैं तो थोड़ा और सही। देखिए, वैशाली जो है यह वर्तमान बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध एवं जैन परंपरा से दोनों से ही जुड़ा रहा। इसकी स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के जन्म के पहले ही कर दी गई थी और महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में ही हुआ था। ठीक, वहीं नालंदा की अगर बात करें तो नालंदा जो है बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था और सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। ठीक है, और नालंदा की खुदाइयों से हमें क्या पता चलता है, यह विश्वविद्यालय यहाँ का लगभग 1 मील की लंबाई में और आधा मील की चौड़ाई में स्थापित था, मतलब काफ़ी बड़ा था। और तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू और बौद्ध दोनों की धर्मों के ही शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तक्षशिला हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्मों के शिक्षा का प्रमुख केंद्र था मौर्य काल में। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसी के साथ प्रश्नों का शतक हम लगा लेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, बस कुछ प्रश्न और रह जाएंगे इसके बाद। बताइए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। ऑप्शन है ए धर्म महामात्र, बी धर्मस्थीय, सी रज्जु की, या चौथा है कंटक शोधन। सही उत्तर चुनना है आपको। ऑप्शन ए है पहला दूसरा, बी है दूसरा तीसरा, सी है पहला और तीसरा, और डी है दूसरा चौथा, और साथ ही साथ एक अन्य ऑप्शन छत्तीसगढ़ पीसीएस। वेलकम, पहला और चौथा। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, दूसरा और चौथा। ठीक है, धर्मस्थीय और कंटक शोधन यह 2 प्रकार के न्यायालय थे। धर्मस्थीय जिसमें कौन था, धर्मस्थीय जो है यह दीवानी न्यायालय था। ठीक है, और कंटक शोधन यह फौजदारी न्यायालय था। यूँ कहें तो धर्मस्थीय यह सिविल न्यायालय था और कंटक शोधन जो है यह आपका क्रिमिनल न्यायालय था। ठीक, फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को क्या बोलते थे, फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को प्रदेष्टा बोलते थे। आ गया ना प्रदेष्टा, क्यों कंफ्यूज हो रहे। फौजदारी न्यायालय का जो न्यायाधीश होता था उसे प्रदेष्टा बोलते थे। और कंटक शोधन कह रहा हूँ, धर्मस्थीय न्यायालय का जो अधिकारी होता था इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे व्यवहारिक। ठीक, व्यवहारिक बोलते थे। जो धर्मस्थीय न्यायालय का न्यायाधीश था उसको व्यवहारिक बोलते थे, और जो कंटक शोधन न्यायालय का न्यायाधीश था उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे प्रदेष्टा। ठीक, प्रदेष्टा। ठीक, और कंटक शोधन क्रिमिनल के लिए, धर्मस्थी सिविल के लिए। चलिए चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। एक देखिए, एक टर्म है धर्मोपदा शुद्ध। धर्मोपदा शुद्ध, ठीक, यह जो है अर्थशास्त्र में आया था शब्द, और कौटिल्य ने इस बारे में कहा था कि जो अमात्य यानी कि जो मंत्री धर्मोपदा शुद्ध अर्थात धार्मिक प्रलोभन द्वारा शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते थे उन्हें ही न्यायाधीश बनाया जाता था। मतलब उन्हें एक प्रकार का प्रलोभन दिया जाता था, धन का या फिर अन्य पद प्रतिष्ठा का प्रलोभन दिया जाता था, अन्य प्रकार से लाभों का प्रलोभन दिया जाता था। और अगर वह उन प्रलोभनों के जाल में नहीं फंसते थे तो ही उन्हें न्यायाधीश बनाया जाता था। ठीक, तो चलिए कुछ प्रश्न और रह गए हैं, उनके बारे में भी बात कर ली जाती है। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्ति, इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था। ऑप्शन है ए श्रमण, बी परिव्राजक, सी अग्रहारिक, या डी मागध। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी मागध। मागध जो है यह इतिहासों को, वीर गाथाओं को याद कर लेते थे और साथ ही साथ इनको गाते फिरते रहते थे। ठीक है, मागध और सूत 2 लोग थे। मागध तो यहाँ लिखा है, सूत भी मैं लिख दे रहा हूँ, मागध और सूत। वैसे इस प्रश्न के बारे में भी चर्चा हुई है हमारी। आगे बताइए कि गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया। ऑप्शन है ए कुषाणों ने, बी द्रविड़ों ने, सी आर्यों ने, या डी मौर्यों ने। चलिए,
सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, द्रविड़ों ने। ठीक, मौर्य साम्राज्य चल रहा है तो बस सब कुछ मौर्य मौर्य नहीं, दिमाग खोल के चलिए। द्रविड़ों में भी चोलों ने, ठीक, चोलों के द्वारा ही सबसे पहले ग्रामीण स्वायत्तता की बात की गई थी। यहाँ देखिए, गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात द्रविड़ चोलों ने किया। यह व्यवस्था उस समय गांवों के प्रशासन का आधार थी। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, भी आएगी यह चीज़ें। नेक्स्ट बताइए कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किस में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी? ऑप्शन है ए कामसूत्र, बी मानव धर्मशास्त्र, सी शुक्र नीतिसार, या डी अर्थशास्त्र। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थशास्त्र में जो है यह कहा गया था कि पत्नी भी विवाह विच्छेद कर सकती है, मतलब तलाक दे सकती है। ठीक है, हमारे देखिए पौराणिक या प्राचीन ग्रंथ कितने, मतलब कितनी बारीकी से हर चीज़ के बारे में बताया जाता था वहाँ पर, है कि नहीं। देखिए, इसीलिए कहते हैं संस्कृति पर हमेशा गर्व करिए, वह आपकी अपनी है। नेक्स्ट बताइए, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देखिए, कुछ चीज़ें हमको मिलेंगी जानने के लिए। देखिए, मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी, यह तो हमको यहाँ से पता चल गया। आगे देखिए, पति के बहुत समय तक विदेश में रहने पर या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। ठीक है, या तो पति बहुत समय तक विदेश में रह रहा है या उसके शरीर में किसी प्रकार का दोष उत्पन्न हो गया तो पत्नी उसको तलाक दे सकती थी। और इसी प्रकार पति भी पत्नी को तलाक दे सकता था। कैसे कैसे? तो पत्नी के व्यभिचारिणी होने पर, बंध्या होने पर, आदि दशाओं में पति द्वारा भी उसका त्याग किया जा सकता था। ठीक, नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित में से किस में पुनर्विवाह वर्जित है? ऑप्शन है ए जातक, बी मनुस्मृति, सी याज्ञवल्क्य, या डी अर्थशास्त्र। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कह रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी, मनुशास्त्र में जो है पुनर्विवाह को वर्जित किया गया। और किस प्रकार से किया गया यह देखिए आप। देखिए, मनुस्मृति के 38वें खंड में क्या कहा गया है? 38वां खंड याद करने की जरूरत नहीं। मनुस्मृति में यह कहा गया है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, यानी कि वह विधुर हो, तो पुनर्विवाह कर सकता है। लेकिन विधवा, यानी कि अगर किसी स्त्री का पति मर गया हो तो वह पुनर्विवाह नहीं कर सकती। मतलब पति की पत्नी मर गई हो तो वह शादी कर सकता है, लेकिन पत्नी का पति मर गया हो तो वह शादी विवाह नहीं कर सकती। मतलब विधवा स्त्री विवाह नहीं कर सकती, लेकिन विधुर पुरुष विवाह कर सकता है। ऐसी बातें मनुस्मृति में कही गई थी। हालांकि कुछ जगहों पर बाद में सुधार भी हुआ अर्थशास्त्र में। ऐसे ऐसे धीरे धीरे सुधार चलते रहते थे। ठीक है, सुधार एक प्रक्रिया है जो हमारे आपके अंदर भी नित्य निरंतर चल रही है। आगे बताइए कि विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। ऑप्शन है ए क्षत्रियों का, बी व्रात्य क्षत्रियों का, सी वैश्यों का, या डी शूद्रों का। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मनुस्मृति में विदेशियों को जो है व्रात्य क्षत्रिय या फालेन क्षत्रिय कहा गया था। ठीक है, फालेन क्षत्रिय या व्रात्य क्षत्रिय का दर्जा दिया गया था मनुस्मृति में, जो फॉरेनर थे। ठीक है, अगला बताइए कि निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए। आप पहला है फाहयान, दूसरा है इत सिंह, तीसरा मेगस्थनीज और चौथा है ह्वेनसांग। आपको इनके आने का सही कालानुक्रम लगाना है, सीक्वेंस लगाना है सही। तो चलिए लगाइए। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, पेन तो लिया हूँ। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 3 1 4 2, पहले मेगस्थनीज आता है, उसके बाद फाहयान आता है, फिर ह्वेनसांग आता है, उसके बाद इत सिंह आता है। आइए थोड़ा थोड़ा इनके बारे में एक्सप्लेनेशन में भी देख लेते हैं क्या बताया गया है। तो देखिए, मेगस्थनीज के बारे में तो चर्चा हो गई थी कि सेल्यूकस द्वारा इसको राज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। यह एक यूनानी राजदूत था। ठीक, इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम इंडिका था। नेक्स्ट फाहयान की बात करते हैं कि नहीं, 3 के बाद 1, यानी कि पहले ये आया फिर ये आया। अब फाहयान कहाँ से आया था? तो फाहयान जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में भारत की यात्रा की थी। और यह एक चीनी यात्री था, जबकि मेगस्थनीज यूनानी यात्री था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। ठीक, फिर अन्य चीनी यात्री तो ह्वेनसांग भी चीनी यात्री था, जो कि हर्षवर्धन के समय भारत आया। और इत सिंह 7वीं सदी में भारत आने वाला चीनी यात्री था। 7वीं सदी में इत सिंह भारत आया था। चलिए, यानी कि क्रम कैसा हो गया? क्रम हो गया मेगस्थनीज, फाहयान, ह्वेनसांग और इत सिंह। नेक्स्ट बताइए, यह सुमेलित करवाने वाला है, तो यहाँ आप वीडियो को पॉज करिए और सुमेलित करवाइए। चलिए, अब तक आपने वीडियो को पास करके अपना आंसर सुमेलित कर लिया होगा। और इन सब के बारे में आपको बताया गया है। अशोक प्रियदर्शी था, चाणक्य विष्णुगुप्त था,
बिंदुसार अमित्रघात था और चंद्रगुप्त सैंड्रोकोट्टस था। ठीक है, हो गया ना। ऑप्शन नंबर सी सही है, आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे। चलिए यहाँ देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्टस कहा गया था, किसने पहचान की थी? जस्टिन ने बताया था सैंड्रोकोट्स, और किसके बारे में? मुलाकात को लेकर के। चलिए, पहले लेक्चर में सारी चीज़ें, इसीलिए कह रहा हूँ कोई लेक्चर मिस मत करिए। बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया, अशोक ने खुद को पियदस्सी बोला, वहीं चाणक्य विष्णुगुप्त। ठीक है, यह इनके अन्य नाम या फिर उपाधियाँ थी। आगे बताइए, अंतिम मौर्य सम्राट था। ऑप्शन है ए जालोक, बी अवंती वर्मा, सी नंदीवर्धन या डी बृहदत्त। चलिए, अंतिम नंद था मौर्य सम्राट था बृहदत्त, बृहद्रथ। ठीक है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। इसका कार्यकाल था 184 ईसा पूर्व। ठीक, कार्यकाल नहीं, इसका समय था। उसके बाद शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना कौन करता है? पुष्यमित्र शुंग करता है, और यह जो है मौर्यों का सेनापति था, बृहदत्त का ही सेनापति था। इसने इसको मार दिया, पुष्यमित्र सिंह ने बृहदत्त को मार दिया, और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना 184 ईसा पूर्व में कर दी। अगला बताइए, निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। पहला कथन है कि अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। कथन 2 है कि अंतिम शुंग राजा देवभूत की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कंड ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया। और तीसरा है कि आंध्र ने कंड राजवंश के अंतिम शासक को पंथ से वंचित किया था। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है पहला 1 और 2 दोनों, बी केवल 2, सी केवल 3 या डी केवल 1, 2, 3। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा भी हम करेंगे। बस 2-4 प्रश्न और है, निश्चिंत रहिए। चलिए, सही आंसर तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। 1, 2, 3 तीनों ही कथन सही है। आइए देखते हैं कौन किसको मारता है और कौन किसके शासन पर कब्जा करता है। तो देखिए, और किस वंश की स्थापना भी करता है। तो इसको पूरा आराम से और बिल्कुल शांत दिमाग से सुनिए, एक बार में याद हो जाएगा आपको। देखिए, जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की थी, वह इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात है। ठीक, यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर दी थी, और यह बृहदत्त का सेनापति था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जो कि बृहदत्त का सेनापति था, ने अति महत्वाकांक्षा के फलस्वरूप जो है बृहदत्त की हत्या कर दी, जो कि अंतिम मौर्य शासक था। और इसकी हत्या करने के बाद इसने शुंग राजवंश की स्थापना की। अब तो शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूत था, जो कि अत्यंत विलासी था और अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार दिया गया। ठीक है, अब वासुदेव इसका जो मंत्री था, किसका? शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत का एक मंत्री था जिसका नाम था वासुदेव। इसके द्वारा जो है राजा देवभूत की हत्या कर दी गई। ठीक है, अब आगे देखिए, तो वायु पुराण के अनुसार अंतिम कंड शासक, ठीक, वासुदेव के द्वारा शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या करने के बाद जिस वंश की नींव रखी गई थी उसका नाम था कंड। ठीक, तो अब देखिए, अंतिम कंड शासक कौन था? तो अंतिम कंड शासक सुशर्मा था। इसने अपने आंध्र जाति भृत्य सिमुक या सुशर्मा को जो है उसके अपने आंध्र जाति भृत्य सिमुक या सिंधुक द्वारा मार डाला गया। ठीक, सुशर्मा को किसने मारा? अंतिम कंड शासक सुशर्मा को किसने मारा? एक आंध्र शासक जिसका नाम सिमुक या सिंधुक था, उसने सुशर्मा को मार डाला। बात खत्म, सब ने एक दूसरे को मार डाला। चंद्रगुप्त मौर्य वंश की शुरुआत ही हुई थी हत्या के फलस्वरूप। इसकी नंद वंश के शासक, हालांकि उसके द्वारा समाज पर या प्रजा पर अत्याचार किए जा रहे थे। ठीक है, ऐसा नहीं, कुछ घृणा मन में न लेके चलिए किसी के प्रति। आगे देखिए, ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? पहला है महापद्मनंद, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा अशोक, चौथा रुद्रदामन। कूट से सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है आपके पास 1, 2, बी 2, 3, सी 3, 4 या डी 2, 3, 4। चलिए, पानी पीना पड़ जाता है भाई, सॉरी। तो देखिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 2 और 3। ठीक, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। यहाँ देखिए, यहाँ बात कब की गई? यहाँ बात की गई ईस्वी के पूर्व की। ठीक, ईस्वी सन के पूर्व की बात की गई। हालांकि रुद्रदामन के द्वारा भी झील के लिए या उस क्षेत्र की मरम्मत के लिए काम किया गया था, लेकिन बात यहाँ किसकी गई? ईस्वी सन के पूर्व की बात की गई है। तो कौन कौन था? तब थे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। ठीक, आइए देखते हैं। देखिए,
पूरे स्पष्ट रूप से चीज़ों को समझिए। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने गिरिनार क्षेत्र में जल संसाधन की व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सुदर्शन झील को खुदवाया गया था और अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सुदर्शन झील से ही नहरें निकाली थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील बनवाया, अशोक ने इससे नहरें निकलवाई। ठीक, तो यानी इन दोनों ने गिरनार क्षेत्र में जल व्यवस्था के लिए ध्यान दिया। आगे देखिए, तो रुद्रदामन ने, यहाँ देखिए रुद्रदामन कहाँ गया, रुद्रदामन ने इस झील का मरम्मत करवाया था। दिए देखिए, जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने इस झील यानी सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था, लेकिन बात ईसवी सन के पूर्व की जा रही है। तो ईसवी सन के पूर्व की अगर बात की जा रही है तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का ही नाम रहेगा, बाकी अन्य किसी का नहीं रहेगा। ठीक है, वहीं अगर महापद्मनाभ की बात की जाए तो इन्होंने कहाँ पर झील का निर्माण करवाया था, ज़रा बताइए। तो बात हुई है हमारी इसके बारे में भी। नेक्स्ट बताइए कि जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरिनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह था। ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी रुद्रदामन या डी स्कंदगुप्त। कलिंग में, और पता कहाँ से चलता है तो कलिंग के राजा खारवेल के स्तंभलेख से हमें पता चलता है कि महापद्मनंद द्वारा जो है वहाँ पर नहर खुदवाई गई थी और साथ ही साथ जिन से इनकी एक मूर्ति उठा ली गई थी। थोड़ा लेक्चर्स पे ध्यान दिया करिए भाई। चलिए यहाँ बताइए। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था गिरनार क्षेत्र में, जिससे अशोक ने नहरें भी निकाली थी बाद में, और सबसे अंत में रुद्रदामन द्वारा जो है उस झील की मरम्मत भी करवाई गई थी, लेकिन रुद्रदामन का काल था 150 ईस्वी का। नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है एक गौतमी पुत्र सातकर्णी की नासिक प्रशस्ति में, बी महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सी अशोक का गिरनार अभिलेख या डी स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में जब यह सुदर्शन झील की मरम्मत करवा रहा था ना, तो इसने लिखा था, उस अभिलेख में लिखा इसने कि जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण, ये सुदर्शन झील का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था और गौतमी और जो है अशोक ने इससे नहरें निकलवाई थी, और साथ ही साथ अब मैं रुद्रदामन इस नहर की मरम्मत, इस झील की मरम्मत या सुदर्शन झील की मरम्मत करवा रहा हूँ। पता नहीं यह लिखा था कि नहीं लिखा, बाकी दोनों चीज़ें लिखी थी, मैं पढ़ा नहीं हूँ। सिलेक्शन के बाद चलिएगा, आप लोग पढ़िएगा जाइएगा। बताइए निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का अभिलेख भी पाया गया है। ऑप्शन है ए महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, बी गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित नासिक प्रशस्ति, सी खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख या डी उपरोक्त में से किसी में नहीं। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, बताइए ए। ठीक, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में अशोक का भी एक अभिलेख मिलता है। आइए थोड़ा सा जानते हैं रुद्रदामन के बारे में। तो देखिए, रुद्रदामन जो है यह पश्चिमी भारत में शकों का एक महान राजा था। ठीक, रुद्रदामन किसका राजा था, तो रुद्रदामन शकों का राजा था। ठीक है, इसके द्वारा जो है गुजरात के जूनागढ़ से शक संवत 72, ठीक यानी कि 150 ईस्वी में उसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ। इसमें उसकी विजयों, व्यक्तित्व और कृतित्व का विवरण भी प्राप्त होता है। ठीक है, रुद्रदामन का ही जूनागढ़ अभिलेख मिला था हमको 72 शक संवत 72 या 150 ईस्वी का, जिसमें उसकी विजयों, व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में बताया गया। और अशोक के अतिरिक्त स्कंदगुप्त के 2 लेख भी इसी पर जूनागढ़ अभिलेख में खुदे हुए। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख में अशोक के अलावा रुद्रदामन का तो है ही जूनागढ़ अभिलेख, ये तो कन्फर्म है आपको। ठीक है, तो उसके अलावा अशोक और अशोक के साथ साथ स्कंदगुप्त के भी 2 लेख इस अभिलेख पर खुदे हुए हैं, जूनागढ़ के अभिलेख पर। ठीक है, सबके बारे में बात की गई है। मुख्य उद्देश्य क्या था, सुदर्शन झील के बांध पर पुनर्निर्माण के विवरण को सुरक्षित रखना। जैसे आप देखते होंगे आजकल जो सांसद विधायक कहीं सड़क बनवाते हैं तो वहाँ पर एक ऐसे स्तंभ लगवा देंगे कि सांसद निधि से बनवाया गया था, फलाने फलाने तरीके से बनवाया गया था। क्या था, इसके बारे में या इसके निर्माण के बारे में जो चीज़ें हैं उसको सुरक्षित रखना इसका उद्देश्य रहता है। मुख्य उद्देश्य प्राचीन काल में यह था, वर्तमान में तो यह मार्केटिंग का जरिया बन गया है। उस समय तो शक्ति के बल पे शासन था, आजकल तो प्रजातंत्र है। नेक्स्ट बताइए, यहाँ पूछा जा रहा है कि बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है। पहला है बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, बी 3 गुफाओं के दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, सी ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, या डी ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं।
चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ये अभिलेख ईसापुर 6ठी शताब्दी के बिल्कुल नहीं है, अशोक द्वारा बनवाए गए थे। बराबर में 4 गुफाएं, ठीक है, जिसमें कुछ गुफाएं बहुत फेमस थी और कुछ गुफाएं, और मुख्यतः बनवाई किस लिए गई थी? मुख्यतः बनवाई गई थी आजीविकों के लिए। ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल से चर्चा की गई है। ठीक है, गुफाएं जो थी, लोमस ऋषि गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा और सुदामा गुफा, यह जो है काफ़ी फेमस गुफाएं थी। ठीक है, इसके साथ साथ इसी के साथ लगती बराबर पहाड़ी पर भी गुफाएं खुदवाई गई थी, जिसमें देखिए 3 गुफाएं तो थी आपकी कहाँ पर? 3 गुफाएं नागार्जुनी पहाड़ी पर थी, एक गुफा बराबर की पहाड़ी, और बराबर की पहाड़ी पर भी गुफा थी। ठीक है, तो इन सब को जो है अशोक द्वारा जो है आजीविकों को दान दे दिया गया था कि आप भैया वहाँ पर रहिए। ठीक है, बाकी इनके बारे में डिटेल्स चर्चा की गई है। यहाँ बताइए आज के लेक्चर का अंतिम प्रश्न और साथ ही साथ इस टॉपिक के अंतिम प्रश्न के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? पहला है लोथल एंशिएंट डॉकयार्ड, दूसरा है सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, तीसरा है राजगिरी लायन कैपिटल ऑफ अशोक, और चौथा है नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। बताना है आपको कौन सा उत्तर सही है, कौन सा सही सुमेलित है। चलिए, क्योंकि इधर उधर है तो मैं बता देता हूँ। सही तो है ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3, चौथा नहीं सही है, लायन कैपिटल ऑफ अशोक गलत है। यहाँ देखिए लोथल एंशिएंट डॉकयार्ड यानी कि प्राचीन गोंदीवाड़ा या फिर बंदरगाह है। वहीं सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध है, यानी धर्मचक्र प्रवर्तन या बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया था यहाँ पे। नालंदा जो है ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग है, नालंदा जो है बुद्ध का या बुद्ध शिक्षा के लिए प्रमुख केंद्र रहा है। वहीं राजगिरी लायन कैपिटल ऑफ अशोक का युग गलत है। ठीक, इसका सही स्थान कहाँ होगा? यह कहाँ पे लायन कैपिटल ऑफ अशोक? सारनाथ में है। ठीक, तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं और थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी करते चलिएगा चैनल को। चलिए, थैंक यू वेरी मच।